आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। अपनी तरह का ये खास प्रोग्राम आपकी आमदनी, रोजमर्रा के खर्च, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों की पूरी जानकारी जाने माने एक्सपर्ट्स की जुबानी मुहैया कराता है। आज हम बात करेंगे स्मॉल सेविंग्स की। जब शेयर बाजार में गिरावट आती है तो इन्वेस्टर फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। स्मॉल सेविंग्स स्कीमों के इंटरेस्ट रेट में जब इजाफा होता है तो इनका अट्रैक्शन और बढ़ जाता है। आइए हम आपको स्मॉल सेविंग्स के बारे में तफसील से बताते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स गुरु के तौर पर मशहूर डॉक्टर शरद कोहली। नमस्कार। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द हिंदू बिजनेस लाइन के सीनियर डिप्टी एडिटर शिशिर सिन्हा साहब। नमस्कार। और हमारे साथ मौजूद हैं सिंडिकेट के बैंक के रिटायर्ड एजीएम धीरेन्द्र संगल साहब। आप तीनों मेहमानों का हम अपने स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं। और मेरा पहला सवाल जाने माने टैक्स गुरु डॉक्टर शरद कोहली से है। साहब, ये मनी पर्सनैलिटी क्या है और सेविंग में इसका क्या क्या अहमियत है? देखिए, मनी पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो किसको नहीं चाहिए पैसा कल के भविष्य के लिए, सीधी सी बात है। और अगर आप मुझे, क्योंकि हम डीडी उर्दू पे हैं और उर्दू में अगर बयान करने का मौका दें तो किफ़ायत बड़ी चीज़ है, जम के कीजिए। किफ़ायत बड़ी चीज़ है, जम के कीजिए। और बुजुर्गियत का अगर है ख्याल तो स्मॉल सेविंग्स कीजिए। देखिए, क्यों, अब बात क्या है कि आपको भविष्य के लिए जोड़ना है और भविष्य के लिए अब आपके पास थोड़ा सा भी पैसा इकट्ठा होता है तो सोचते हैं अब इसका क्या किया जाए। पैसे के इतने इस्तेमाल हैं, खर्च किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। और बचाना, मैं समझता हूं भविष्य के लिए जो बचा रहा है उसके लिए भी, देश के लिए भी, जिस इंस्टीट्यूशन के थ्रू बचाया जा रहा है उसके लिए भी हर तरीके से फायदा ही फायदा है। और अगर हम स्मॉल सेविंग्स पे शर्मा जी जाएं तो स्मॉल सेविंग्स में जो सरकार की तरफ से स्कीम्स चलती हैं वो ज़्यादा मशहूर हैं। हम बात पीपीएफ की करें, हम बात एनएससी की करें, हम बात पोस्ट ऑफिस में जो स्कीम्स चलती हैं, पोस्ट ऑफिस का टर्म डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस की एक MIS है, मंथली इनकम स्कीम जिसको कहते हैं, वो है। और सबसे जो आजकल इंटरेस्टिंग और जो खासकर जो नौजवानों को भी अपनी तरफ खींच रही है वो है SIP, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और ये SIP की अगर मैं बात करूं शर्मा जी, तो इस SIP में खास बात क्या है कि ये आपको एक तरफ स्मॉल सेविंग के फायदे भी देती है, दूसरी तरफ शेयर मार्केट, जिसका अभी आपने जिक्र भी किया अपने इंट्रोडक्शन में, वो शेयर मार्केट में जो उतार चढ़ाव होते हैं उनसे भी आपको, एक अंग्रेजी में शब्द होता है इम्यून, उससे आपको बचा के रखती है और उसके साथ में फायदे भी पहुंचाती है। तो मैं समझता हूं कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स ऐसी है। और ऐसे माहौल में जब आपने आज बताया कि शेयर मार्केट गिर रही है, देखिए शेयर मार्केट का गिरना और उठना दोनों ही टेम्परेरी होता है। वो शेयर मार्केट ही क्या जो खाली गिरे, या वो शेयर मार्केट ही क्या जो खाली उठे। तो इसका गिरना उठना पर मैं समझता हूं, एक अंग्रेजी में जो कहावत हम बोलते हैं, बड़ी मशहूर कहावत है, सब लोग जानते हैं कि डू नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। आप अपनी सारी कमाई को एक ही जगह तो कभी वैसे भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर हम सारी चीजों को इकट्ठा देखें और हमारी जो एसेट्स हैं, जो हमारी सेविंग्स हैं, जो हमारी बचत है, जो हमने किफायत करके बचाया है, उसको हम थोड़ा थोड़ा अगर सब जगह बचा कर रखें तो हमें एक अच्छा रिटर्न भी आ जाता है। हमारा जो भविष्य है, जो आने वाला समय है, वो भी सुरक्षित हो जाता है और आपको एक सुकून भी मिलता है कि आपका पैसा आप ठीक जगह पड़ा है। और स्मॉल सेविंग्स में एक खास बात क्या है शर्मा जी, कि ये सारी की सारी आपको गारंटीड रिटर्न देती हैं, फिक्स रिटर्न देखती है। अगर मैं SIP को छोड़ दूं, SIP को हम अलग से बात कर लेंगे अभी, जैसे जैसे कार्यक्रम आगे चलेगा। फिक्स्ड होती हैं, ये आपको गारंटीड रिटर्न देती हैं और आपको एक निरंतर रिटर्न आता रहता है। और एक इसमें और अच्छी बात, इससे पहले कि आप दूसरे गेस्ट के पास जाएं, मैं बताना चाहूंगा कि ये इन्फ्लेशन के साथ, मुद्रास्फीति के साथ लिंक्ड होती है। मतलब अगर महंगाई की दर मान लीजिए इस समय 3.5-4% है, हालांकि खाद्य सामग्री की भी मिला ले तो 7.5-8 के बीच में है, पर खाद्य सामग्री की मैं मानता हूं कि टेम्परेरी होती है, मौसम की वजह से सीजनल होती है। जो असली जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 3.5-4% के बीच में है। तो सरकार की कोशिश ये रहती है कि आपको इन्फ्लेशन से, मतलब जो महंगाई में आप फालतू खर्च कर रहे हैं उससे थोड़ा सा फालतू आपको रिटर्न अवश्य आता रहे, जिससे कि अगर आप अपना जीवन आराम से बिता रहे हैं तो जो आप फालतू खर्च कर रहे हैं उधर आपको अपनी सेविंग्स पे रिटर्न आ रहा है, हिसाब किताब बराबर रहता है, बल्कि आपको कुछ कमाई ही इसमें हो जाती है। तो मनी पर्सनैलिटी आपके अंदाज से ये हुआ जिसको पूरा ओवरऑल फाइनेंशियल
चीज़ों के बारे में पता है। जी हाँ, मैंने देखिए मनी पर्सनालिटी के रूप में आपको जो मनी पर्सनालिटी के गुण होते हैं जी, वो मैंने वो साथ में बता दिए। अच्छी मनी पर्सनालिटी वही है जो बिल्कुल आराम से सोए, चैन से रहे। किस मामले में? पैसे के मामले में। जो मैंने गाड़ी कमाई, मेहनत की अपनी करी है, जो मैंने आज तक बचत करी है, वो बचत फिर अंग्रेजी, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, हालांकि हमारा कार्यक्रम अंग्रेजी का नहीं है, पर कुछ लेट योर मनी वर्क, मतलब आपका पैसा, आप आराम से सो भी रहे हैं, पैसा काम कर रहा है, उसको मैं अच्छी मनी पर्सनालिटी मान के चलता हूं। तो मैं यहीं से आता हूं शिशिर सिन्हा साहब के पास, लेट योर मनी वर्क। तो स्मॉल सेविंग में फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या अहमियत है साहब? देखिए, आज के दिन में हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि आपको एक निश्चित कमाई हो, सुरक्षित तरीके से कमाई हो, और कमाई ऐसी भी ना हो जो कि बाज़ार से बहुत ज़्यादा हो। हम लोग, एक बात हमें याद आती है, जब सेबी के चेयरमैन साहब हुआ करते थे, डी.आर. मेहता साहब, वो एक बात बार बार कहते थे कि हम लोग अपने रोटी की सीमा तय कर देते, मुनाफे की सीमा कभी तय नहीं करते, और ये भी नहीं तय करते हैं कि हमें कितना पैसा कमाना चाहिए। आज के दिन में अगर आप देखें तो आपके पास जब सेविंग की बात करते हैं तो दो बातें सामने आती कि या तो आप बैंक में जमा करते हैं, या जैसा कोहली साहब ने कहा कि हम पोस्ट ऑफिस की योजनाएं हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, नेशनल सेविंग स्कीम है, किसान विकास पत्र है, सुकन्या समृद्धि, ये 12 आपकी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं। अब आप इनका अंतर देखिए। अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक की मैं बात करूं तो वहाँ पर आपको 6-6.5% से ज़्यादा ब्याज नहीं मिलने वाला है, और यहाँ पर अगर आप ब्याज दर की बात करेंगे तो वो 8% तक चला जाता है। और ये सबसे हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि इसमें और कैसे इजाफा हो। तो जब आपको इस पर टैक्स में भी छूट मिल जाए, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, 5 साल का स्कीम है, 5 साल के लिए अगर आप स्टेट बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, वहाँ पर भी टैक्स बचाने के लिए एक स्कीम है जिसके ज़रिए आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे ब्याज दर आपके लिए कम है। और यहाँ पर आप टैक्स बचाने के साथ साथ आप 7.9% का ब्याज भी हासिल कर रहे हैं, वो सुरक्षित है क्योंकि ये सरकार की ओर से बिल्कुल गारंटीड होता है। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का स्मॉल सेविंग में आना, एक तो ज़्यादा आपके लिए हासिल करना है ब्याज, दूसरा एक सुरक्षित हासिल करना है, और जो कहते हैं पैसा कैसे काम कर रहा है, आप जो स्मॉल सेविंग में पैसा लगाते हैं वो कहाँ जाता है। इस साल के बजट को देखिए, इस साल के बजट में स्मॉल सेविंग पे बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि जो फूड सब्सिडी का एक हिस्सा है वो स्मॉल सेविंग फंड के जरिए दिया जा रहा है। वो आप कह सकते हैं कि उसमें आपकी कमाई तो होगी नहीं, ये एक वेलफेयर स्कीम है, लेकिन स्मॉल सेविंग का दूसरा हिस्सा जो है वो राज्य सरकारों को कर्ज के तौर पे दिया जा रहा है, जिससे कि राज्य सरकारें वहां पर ब्याज देती है, वहां पर ये आपका पैसा काम कर रहा है। अब आप नंबर के हिसाब से देखेंगे तो स्मॉल सेविंग लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का है, और बैंकों में जो जमा है वो 114 लाख करोड़ रुपए का है। तो आप सोचिए, बैंक में लोग पैसा ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आपकी सैलरी अकाउंट भी होती है, वहाँ पे आपके कई तरह के डिपॉजिट्स अकाउंट भी होते हैं, टर्म डिपॉजिट्स भी होते हैं, और इसके अलावा आप रेकरिंग डिपॉजिट भी खोलते हैं। लेकिन स्मॉल सेविंग ज़्यादातर लोगों के दिमाग में जब बात आती है तो टैक्स बचाने के लिए आती है। मुझे लगता है कि टैक्स बचाने के साथ साथ आप ये भी सोचिए कि आपके लिए बेहतर कमाई का एक माध्यम है, एक सुरक्षित माध्यम है, और हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि बाजार में कोई आपके पास आकर के कहता है कि आपकी कमाई हम दोगुनी कर देंगे, इससे बचिए। मुनाफा कमाने के मामले में इतना अंधे मत हो जाइए कि आपको अंदाज़ा ही ना हो सके कि बाजार किस दिशा में जा रहा है। अगर बाजार आपको 8% से ज़्यादा नहीं दे रहा है, कोई 14% देने की बात करे, कोई 18% देने की बात करे, कृपया कर इससे बचिए, क्योंकि ये आपके लिए आपका जो मूल भी है, ब्याज तो छोड़िए, जो मूल है वो भी डूब जाएगा। तो जब मनी पर्सनैलिटी, आपका जो मूल सवाल था, मनी पर्सनैलिटी में ये भी है कि आप कितने रैशनल होते हैं मुनाफा कमाने के मामले में। मुनाफा कितना कमाएंगे इसकी भी सीमा तय करिए। 2 रोटी खाइए, मुनाफा एक निश्चित प्रतिशत तक कमाइए, चैन की नींद लेंगे, नहीं तो आपकी नींद हराम हो जाएगी। तो लॉजिक से चलिए और खुश रहिए। संगल साहब, पर्सनल कैश फ्लो जो है वो क्या है? क्योंकि कोई भी कैश फ्लो ये डिपेंड कराता है कि आप इन्वेस्ट करेंगे, आगे कुछ भी करेंगे, लेकिन यहाँ बात स्मॉल सेविंग की हो रही है, और स्मॉल सेविंग में भी इंडिविजुअल लेवल पे। तो ये पर्सनल कैश फ्लो है वो क्या है? पर्सनल कैश फ्लो मीन्स आपके पास कितना पैसा है और उस पर क्या जनरेशन है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑल। सो उसको हमें ये देख के चलना है कि हमारे पास रीज़नेबल आना चाहिए। जैसे अभी सिन्हा साहब ने बोला कि लोग बोलते हैं कि हम दुगना कर देंगे एंड ऑल, इस तरह की
जो लोग आते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, और एक रीज़नेबल रिटर्न अगर हमें आता है तो हमें वी शुड बी सेटिस्फाइड विद दैट एंड दैट शुड बी यूज फॉर अस। कोहली साहब, इसमें अभी बात चल रही थी, आपने कहा लेट योर मनी वर्क, आपने बजट में स्कीमों का हवाला दिया और सही दिया। तो मैं इससे आता हूं कि अभी आपने SIP की भी बात की, तो क्या कम उम्र में जब हम कोई सेविंग की प्लानिंग करते हैं, क्या उससे बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद है? बिल्कुल, जितनी जल्दी आप सेविंग शुरू करेंगे और आपको जिन सालों में सबसे ज्यादा पैसा चाहिए होता है वो होता है रिटायरमेंट ईयर्स में, उतना बड़ा आपके पास पैसा निकल के आएगा। मैंने क्या देखा है कि नॉर्मल ट्रेंड, हमारे DD उर्दू के दर्शक इस बात से इत्तेफाक रखेंगे शर्मा जी, कि या तो पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है। सेविंग्स अकाउंट में जैसा कि अभी शिशिर जी ने बताया 114 लाख करोड़ का बैंकों में पैसा रखा है। चलिए सेविंग्स में नहीं, FD वगैरह सब मिलके रखा हुआ है। या तो सेविंग्स में रखेंगे या फिर उनका रुझान हो जाता है, कोई ऐसी पोंजी स्कीम आ जाती है, जैसे इन्होंने अभी जिक्र किया 24% रिटर्न आ रहा है, 18% रिटर्न आ रहा है, 30% आ रहा है। साहब, इस एक्सट्रीम और उस एक्सट्रीम के बीच में कहीं आपकी मंजिल है। सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना भी मुझे लग रहा है ज्यादा पैसा रखना। और आपने क्योंकि अभी कैश फ्लो की बात करी, कैश फ्लो पे अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा उस पे रोशनी डालना चाहूंगा कि कैश फ्लो ऐसा हो कि आपकी जो जरूरत की चीजें हैं, जो आपकी रोजमर्रा की जरूरत है, 3 तरीके की जरूरत होती है। एक आपकी रोजमर्रा की जरूरत होती है, एक आपकी महीने की जरूरत होती है कि महीने में बच्चों की फीस देनी है, आपको मकान का किराया देना है, वगैरह वगैरह। एक आपकी होती है मीडियम टर्म जरूरतें, मतलब साल में एक बार मान लीजिए कोई बड़ा खर्चा, साल में इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बड़ा जाना है, कुछ भी ऐसा साल का एक खर्चा होता है। तो कैश फ्लो आपकी उस हिसाब से होनी चाहिए। और इसी सवाल के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन भी चलता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट आप करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो सेविंग्स अकाउंट में आप वही पैसा रखें जो पैसा आपको रोजमर्रा या एक महीने के अंदर जरूरत पड़ने वाला है। ज्यादा पैसा मैंने देखा है शर्मा जी, लोगों का लाखों रुपए, अब मैं ये नहीं कह रहा कि लाखों रुपए की कमाई है, पर जो भी आज तक उन्होंने जोड़ा है सबका सब सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है। मैंने लोगों के सेविंग अकाउंट में 20-20, 25-25 लाख पड़े देखे हैं। और ये नहीं कि वो बहुत अमीर लोग हैं, वो बड़ा आम आदमी है, मिडिल क्लास का है, पर वो पैसा और मैं समझता हूं कि बहुत बर्बादी है पैसे की, क्योंकि वही पैसा अगर वो 4% जो सेविंग्स अकाउंट दे रहा है, वही पैसा अगर आप 8% पे लगा सकते हैं, तो मैं अब यहां पर शो पे कैलकुलेशन तो नहीं करके दिखा सकता, पर बहुत बड़ा नुकसान आप अपना करते हैं अगर आप 8% की बजाय 4% पे पैसा सिर्फ इसलिए पड़ा रखते हैं क्योंकि आपने पैसा बोलता है शो आज ये वाला नहीं देखा है, और आपको इसके माध्यम से जो जानकारी मिल रही है या अन्य किसी सोर्स से आपको जानकारी मिल रही है वो बहुत जरूरी है। तो सेविंग और इस एक्सट्रीम और उस एक्सट्रीम के बीच में कहीं मंजिल मुझे लगता है नजर आती है शर्मा जी। और सभी दर्शकों को अपने सेविंग अकाउंट में 1 महीने से ज्यादा पैसा ना रखें। जैसे ही आपको फालतू दिखे, चलिए आप बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट की तरफ रुझान है, होता रहे रुझान, पर कुछ पैसा आप आज इस कार्यक्रम के बाद आप स्मॉल सेविंग्स पे रखना जरूर शुरू कर दें। तो यहीं से चलते हैं बैंकर साहब के पास, क्योंकि बैंक हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। अभी डॉक्टर कोहली ने कहा, तो क्या कितना, आप तो 2-4 होते हैं, आपके पास कस्टमर्स भी आते हैं, संगल साहब हमारा ये पैसा है या रिटायरमेंट का पैसा है या कोई भी इनकम से उसने जनरेट किया, तो जो अभी आपने कहा कि सेविंग्स में एक लिमिटेड पैसा रखें, तो आपके हिसाब से कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं बैंक की जहां उसे वो पैसे को पार्क करे और बेहतर इंटरेस्ट ले? अभी आपने जो मेंशन किया है कि जैसे रिटायरमेंट का पैसा है जी, आज के टाइम में बेस्ट स्कीम इज सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, वेयर मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8.6 एट प्रेजेंट। इसके अंदर आप, और इसमें मैक्सिमम आप 15 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा, उसमें भी वो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। तो उसके अलावा और स्कीम्स हैं जहाँ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है और क्वार्टरली मिलता है, तो उसमें भी कर सकते हैं। पर दिस इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल एज फार एज इंटरेस्ट इज कंसर्न, वेयर एज और जो स्कीम्स है उसमें स्लाइटली लोअर है जी। नहीं, ये तो रिटायरमेंट या जो रिटायर्ड सीनियर सिटीजन के बारे में बात हुई, जो अच्छा इन जनरल तो ये और जो स्कीम्स हैं बैंक्स में कि फिक्स डिपॉजिट कर दिए, उसमें भी कई तरह का होता है। कहीं पे आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है, कहीं हाफ ईयरली मिलता है, कहीं आपको कंपाउंडिंग करके ऑन मैच्योरिटी मिलता है।
उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है एज कंपेयर टू। और उसमें ये भी है कि जितना उनको इंटरेस्ट आ रहा है उसको वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ पैसा वो रिकरिंग खोल दें और उसमें जाता रहे, तो उससे वो मल्टीप्लाई हो जाए। चलिए तो आगे चलते हैं शिशिर सिन्हा साहब के पास। आप एक बजट के जाने माने एक्सपर्ट रहे हैं, अभी आपने जिक्र भी किया, तो क्या किसी भी इंडियन या हमारी इंडियन इकॉनमी को अगर लें या किसी भी कंट्री में लें जो हमारे लेवल की इकॉनमी है, जाहिर सी बात है डेवलप तो नहीं है, डेवलपिंग है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट का या सेविंग का क्या रोल है किसी भी इकॉनमी को खड़ा करने में? देखिए, हमें कई बार ये फ़र्क महसूस नहीं होता है कि हम जमा क्या करते हैं और निवेश क्या करते हैं। और ये कई बार लोग जमाकर्ता को निवेशक भी बना देते हैं और निवेशक को जमाकर्ता भी कर देते हैं। हमें इस अंतर को समझना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि जब आप जमाकर्ता करते हैं तो वो चाहे वो छोटी बचत योजनाएं जो कि आपके सरकार की ओर से प्रायोजित हैं, जो लगभग 12 हैं, और इसके अलावा जो तमाम बैंक हैं जो हमारे पास लगभग 1 अप्रैल से 12 ही सरकारी बैंक रह जाएंगे, और उसके अलावा 20 जो हमारे 21 निजी बैंक हैं और विदेशी बैंक हैं, या इसके अलावा आपको कोऑपरेटिव बैंक या रीजनल रूरल बैंक्स आपको अलग अलग तरीके की जमा की सुविधाएं आपको देते हैं। देखिए, बैंकों में एक सुविधा क्या होती है आपको कि दिन के हिसाब से भी आप जमा कर सकते हैं। आप 7 दिन का जमा लीजिए, 14 दिन का जमा लीजिए, 21 दिन की जमा लीजिए, 39 दिनों का लीजिए, 189 दिनों का लीजिए, वो जैसी आपकी ज़रूरत है। अगर आपके पास थोड़ा फंड है तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि रेकरिंग डिपॉजिट में फ्लेक्सी रेकरिंग डिपॉजिट की भी सुविधा कुछ बैंक आपको प्रोवाइड करते हैं। आमतौर पे हम ये मान के चलते हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट में हर महीने हमको एक निश्चित रकम जमा करनी है। यहाँ पर आपके पास ये भी सुविधा है कि आपके पास इतना पैसा है, आप वो कर दीजिए, या आप उतने पैसे का फिक्स डिपॉजिट करा लीजिए सर्टेन समय पे। तो बैंक्स के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपकी हर ज़रूरत के हिसाब से वो आपको सुविधा दे दें। इसके बाद जो अगर आपको पैसा बचता है, जहां पर आपके लिए टैक्स बचाना भी एक मकसद है, तो आप सरकार की प्रायोजित जो 12 हमने बचत योजनाओं का जिक्र किया, इसमें आपको किसान विकास पत्र में किसी भी तरह के टैक्स छूट की सुविधा नहीं मिलती है, और जो मंथली इनकम स्कीम्स होती हैं इसमें भी आपको किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती है। तो मूल रूप से आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के तौर पे जा सकते हैं या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड के तौर पे जा सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन चीज़ पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, क्योंकि उसमें ट्रिपल ई का सिस्टम फॉलो होता है। ट्रिपल ई सिस्टम को एग्जेम्प्ट यानी कि आप जब पैसा जमा करते हैं तो उतने पैसे पे आपको टैक्स छूट मिल जाता है। जो पैसा आपका जमा होकर के उस पे जो ब्याज आता है उस पे आपको टैक्स छूट मिलती है, और जब आप 15 साल के बाद जब पैसा आप निकालते हैं तब भी आपको टैक्स छूट मिलती है। तो ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड 15 साल के लिए ट्रिपल ई सिस्टम में जा सकते हैं। एक मीडियम टर्म टेन्योर है तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपके लिए अच्छा स्कीम है, लेकिन उसमें EET है, यानी कि जब आप निकालने जाते हैं तो उस समय आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन आपको 2 महीने में डबल ई का बेनिफिट यानी कि छूट, टैक्स छूट का मिलता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम या जो बैंकों की दिन के हिसाब से योजनाएं हैं, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 39 दिन, 189 दिन, या आप 364 दिन या 363 दिन तक जा सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। तो हर जरूरत के हिसाब से आपके पास ये जमा है। निवेश आप कहाँ करते हैं? शेयरों में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। जमा में अगर आपका पैसा डूबे तो डिपॉजिट इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है। शेयर बाजार में आपका पैसा डूबे तो कोई मालिक नहीं होता है। ये आपको अंतर समझना चाहिए। जमाकर्ता एक अलग किस्म है, निवेशक एक अलग किस्म का प्राणी है, और आपको आपके पास पैसे हैं। अगर आपकी उम्र कम है तो आप निवेशक ज़्यादा बनिए, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप जमाकर्ता ज़्यादा करिए। शरद कोहली साहब, सबसे पहले अगर हम लिटरेचर से लें, कल्चर से लें, तो पोस्ट ऑफिस की एक अहम भूमिका रहती है, मतलब बेसिक रोल रहता है, अहमियत है उसकी। तो पोस्ट ऑफिस में अगर गांव का आदमी जाएगा, क्योंकि वो सबसे नज़दीक है, बैंक बाद में, पोस्ट ऑफिस पहले है, क्योंकि चिट्ठी पत्री से शुरुआत हुई, अब तो खैर नहीं है, अब तो कंप्यूटर सेवी हो गए हैं, लेकिन अभी भी गांव में एक पोस्ट ऑफिस की अपनी अहमियत है। तो पोस्ट ऑफिस में ऐसी स्मॉल सेविंग्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, पोस्ट ऑफिस की आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी कि पोस्ट ऑफिस की भूमिका आज भी जितनी रीच पोस्ट ऑफिस की है, बल्कि आपको हैरानी होगी कि बहुत सारी सरकार की बाकी एजेंसीज, बल्कि कुछ प्राइवेट एजेंसीज ने भी पोस्ट ऑफिस को अप्रोच किया है उनकी पहुंच की वजह से, क्योंकि उनकी पहुंच इतनी ज्यादा है। पोस्ट ऑफिस में, जैसे अभी सिन्हा साहब ने भी बताया, पोस्ट ऑफिस की कुछ जो ट्रेडिशनल स्कीम्स हैं, जिसमें नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं, NSC जिसको हम बोलते हैं, बहुत पुरानी चली आ रही है, 5 साल के लिए होती है,
पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी आप बैंक के अलावा पोस्ट ऑफिस में भी खुलता है। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस के अपना सेविंग्स अकाउंट भी आप वहां खुलता है। पोस्ट ऑफिस में उनकी एक मंथली इनकम स्कीम MIS जिसको कहते हैं वो भी है। पोस्ट ऑफिस में टर्म डिपॉजिट भी है। ये सारी स्कीम्स पोस्ट ऑफिस में चलती हैं। पर मैं शर्मा जी आप इजाजत दें तो मुझे लग रहा है कि आपने पोस्ट ऑफिस का जिक्र तो किया, दो चीजें मैं और जोड़ना चाहूंगा। पहली चीज SIP पे पिछली बार बात रह गई थी। SIP का मैं फायदा बताना चाहूंगा, हालांकि पोस्ट ऑफिस की रेलेवेंस अपनी है कि SIP में आप बहुत छोटा 500 रुपए के मंथली निवेश से भी शुरू कर सकते हैं। अब इसमें SIP में फायदा यह है कि जो शेयर मार्केट में आने वाला उतार चढ़ाव है, अगर आप SIP को लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए, दीर्घ काल के लिए ले रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि हर महीने, मान लीजिए इस महीने शेयर मार्केट नीचे गिरी, आपने 500 रुपए लगाया, अगले महीने शेयर मार्केट ऊपर गिरी, आपने 500 रुपए लगाया, फिर उसके बाद मीडियम पे आ गई, आपने 500 रुपए लगाया, तो क्या होता है कि एवरेज तौर पे आपका पैसा हर शेयर मार्केट के मूवमेंट पे लगता जा रहा है। तो आपको 3 से 5 साल में देखेंगे कि बहुत अच्छा उस पर रिटर्न निकल के आएगा। और हम आज दर्शकों को यह बता दें कि SIP जो कि नौजवानों में बड़ी मशहूर हो रही है, और होता क्या है, अब आजकल SIP की जो नई सुविधा आई है कि अपने आप आपके अकाउंट से यह पैसा डेबिट हो जाता है, आपको जाके कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, आप एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, आपके सेविंग अकाउंट से पैसा निकलता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। 3 से 5 साल में आप लखपति करोड़पति बन सकते हैं। इतनी बढ़िया ये स्कीम है। और दूसरी बात जो मैं जोड़ना चाहता था कि बहुत लोगों की शिकायत रही, क्योंकि आपने पोस्ट ऑफिस की बात करी, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि साहब इसका इंटरेस्ट रेट गिरता जा रहा है। रिटायर्ड लोग खासकर ये कहते हैं कि हम तो इसी सेविंग के सहारे अपना बुढ़ापा काट रहे थे, तो अब कैसे गुजारा होगा, कहां 9%, 10%, एक जमाने में 14-12%, आज घट के औसतन 7, 7.5% के करीब आ गई है। तो उनको यह रहता है कि अब क्या होगा। तो मुझे लगता है इसमें पहली बात तो मैंने जो पहले बताया कि इन्फ्लेशन से लिंक्ड है। अगर इन्फ्लेशन कम है तो सरकार को यह मजबूर होना पड़ेगा उस रेट को घटाने के लिए। अगर इन्फ्लेशन और नीचे जाती है, महंगाई घट रही है, तो इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे घटते हैं। और हम ये भी ना भूलें कि भारत जो डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा, त्यों इंटरेस्ट रेट कम होंगे। किसी भी विकसित देश के लिए, डेवलप्ड कंट्री का एक सिम्टम होता है कि वहां इंटरेस्ट रेट्स कम रखे जाते हैं। बोरोइंग पे भी, तो अगर साहब बोरोइंग पे कम है, पैसा सस्ता उधार दिया जा रहा है, तो पैसा लिया भी सस्ता जाएगा। वो दोनों इक्वेशन को हमेशा बैलेंस रखा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि बजाय इसके कि हम शिकायत करें कि ब्याज की दरें सरकार की तरफ से घट रही है, हमें करना क्या चाहिए। मैं तो अभी संगल साहब से बात कर रहा था पहले कि जितने भी हमारे रिटायर्ड लोग हैं, और ज्यादातर लोग स्वस्थ हैं, कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मैं समझता हूं ये कम ब्याज की दर फिक्स उनको मोटिवेट करती है, उनको उत्साहित करती है काम करने के लिए कि आप काम करते रहिए। जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है, वो आपकी एक एडिशनल इनकम बन जाती है। साथ साथ जो पेंशन से, प्रोविडेंट फंड से, ग्रेचुटी से बचा के आपने जो बचत से पैसा आ रहा है, वो तो आ ही रहा है, पर अगर साथ में आप काम करके एक एडिशनल इनकम, आप कैश फ्लो बना लेते हैं, मैं समझता हूं वो बोनस है। पर हां, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उस पैसे पे अपने बुढ़ापे को काटना थोड़ा सा कई दफे मुश्किल हो जाता है, खासकर अगर आपकी जिंदगी भर की कमाई, जैसा कि अभी सिन्हा साहब बता रहे थे कि जमा करके आपने निवेश नहीं किया है, खाली जमा ही जमा करते रहे, तो फिर वो कमाई कम हो जाती है। तो इसलिए स्मॉल सेविंग्स का बहुत बड़ी अहमियत है और बहुत बड़ा रोल है आपके वर्तमान के लिए ही नहीं, आपके आने वाले समय के लिए भी। जी सिन्हा साहब, एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपकी तरफ से कि स्मॉल सेविंग में कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या हो सकता है और स्मॉल सेविंग कितनी ज़रूरी है? देखिए, मुझे लगता है कि आप जितने कम उम्र से जैसे आपकी नौकरी लगे, तो आपका एक मकसद ये भी होना चाहिए कि हमें टैक्स भी बचाना है और एक निश्चित समय के लिए हमारे पास पैसा भी जमा करना है। उस पर आप 3 कैटेगरी बना लीजिए। एक आपका शॉर्ट टर्म है, एक आपका मीडियम टर्म है और एक आपका लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म के लिए आप PPF अकाउंट खोल लीजिए, मीडियम टर्म के लिए आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले लीजिए, और शॉर्ट टर्म के लिए जो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है उसमें आपको लेना चाहिए। इसके अलावा आपको एक अपने पैसे का, अपनी कमाई का एक हिस्सा कंटिजेंसी फंड के तौर पे ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बीमारी आपको कभी बता करके नहीं आती है, और जब बीमारी आ जाए तो आपके खर्च जिस तरह से होते हैं वो आपको अंदाज़ा नहीं होता, आपके सारे बजट बिगड़ जाते हैं। तो एक हिस्सा आपको सेविंग बैंक अकाउंट में रखना चाहिए, जिससे कि आप उसका इस्तेमाल कभी भी
इन हारी बीमारी के समय में आप कर सके। वो छोटा सा ही रखिए, लेकिन रखिए ज़रूर, और आपके पास जो अपना डेबिट कार्ड या आपके क्रेडिट कार्ड है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी सलाह ये भी होगी कि आप अगर कम उम्र से मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा लेते हैं तो आपको इसका फ़ायदा लंबे समय तक मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में अभी भी क्या है कि 50 वर्ष के बाद हम लोग सोचते हैं कि अब हमें बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, और उस समय हम हेल्थ इंश्योरेंस हमारे दिमाग में आता है। याद रखिए कि उस समय हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रीमियम ज़्यादा लेती हैं, लेकिन अगर आपने शुरुआत 30 वर्ष से कर दी, 25 वर्ष से कर दी, तो आपके लिए प्रीमियम की रकम भी कम हो जाती है। तो ये अगर प्लानिंग बना करके चले, एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, कंटिजेंसी फंड और मेडिकल, ये अगर आप 4-5 चीज़ों को ध्यान में लेकर के चले तो मुझे यकीन है कि आपका पैसा न केवल बोलेगा, न केवल काम करेगा, बल्कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुख देगा। तहे दिल से शुक्रिया आप तीनों का, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आम फहम भाषा में आपने हमें दी, तहे दिल से शुक्रिया। जी शुक्रिया। तो हमारी इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही, और आप अपनी राय और सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddurduspecials@gmail.com। अब आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।